आपको पता है वर्ल्ड की हर कंट्री कर्जे में है, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, कतर हो, यूएसए हो। जापान जैसे डेवलप्ड नेशन के पास भी इतना कर्जा है कि वो उनके जीडीपी का 2 गुना है। उनका टोटल जीडीपी है 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स और उनके ऊपर टोटल कर्जा है 9 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। इंडिया की बात करें तो हमारे जीडीपी का 80% हमारे ऊपर कर्जा है। और ये सिचुएशन सिर्फ इंडिया या जापान की नहीं है, वर्ल्ड का टोटल जीडीपी अगर हम मिला लें तो उसका 2.5 गुना पूरे वर्ल्ड पर कर्जा है। और ये लोन लेना और लोन लेके काम करना गवर्नमेंट्स के लिए, कंट्रीज के लिए इतनी आम बात हो गई है कि अब टोटल कर्जा कितना है इसकी कोई बात ही नहीं करता। इसीलिए न्यूज में शायद हमने ये स्टैट्स सुने ही नहीं होंगे। अब बात की जाती है कि हर साल कितना नया कर्जा हम ले सकते हैं और इसके लिए एक टर्म बना दी गई है जिसे बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। डेप्ट और लोन जैसी चीजें हमें पर्सनल फाइनेंस में शॉकिंग लगती हैं, इसे हमेशा बुरा समझा जाता है, मगर डेप्ट हमेशा बुरा नहीं होता, खासकर नेशनल डेप्ट। और आज की वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि क्यों कंट्रीज को भी लोन लेने की जरूरत पड़ जाती है, कौन इनको लोन देता है और कैसे अपने इस लोन को ये मैनेज करेंगे। इतना इतना कर्जा लेकर इनका आगे भविष्य में क्या होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए आगे का वीडियो। अब हर देश की गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह फंक्शन करती है जो पैसा कमाती भी है और पैसा खर्च भी करती है। कमाती है टैक्सेस के फॉर्म में, रेवेन्यूज के फॉर्म में, इन्वेस्टमेंट से, या फिर अपनी कंपनीज खोलती हैं, लॉन्च करती हैं जिनसे उनको कमाई होती है, जैसे कि पीएसयूज। और खर्चा करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड डैम बनाने में, इलेक्ट्रिक प्लांट्स बनाने में, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देने में, सब्सिडी देने में, मुफ्त का राशन देने में। अब थ्रू आउट द वर्ल्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमेशा गवर्नमेंट की अर्निंग से ज्यादा होता है, मगर वो ज्यादा एक्सपेंडिचर करती कैसे हैं? लोन लेकर। एक कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट पर जितना भी टोटल लोन होता है उसे नेशनल डेब्ट, सॉवरेन डेब्ट या फिर पब्लिक डेब्ट कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट इज द वर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी हो सकता है कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि तेलंगाना की सरकार या फिर राजस्थान की सरकार, बाहर की किसी कंपनी में जाकर लोन ले ले अपने यहाँ पे एक नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए। फॉर एग्जांपल मेट्रो ट्रेन बनाने के लिए अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग बैंक से, जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक से लोन्स लिए हैं अपनी कैपेसिटी में। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, तो उस लोन को नेशनल डेब्ट या फिर सॉवरेन डेब्ट में काउंट नहीं किया जाता। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो नेशनल डेब्ट जो है वो इंडिया के जीडीपी का 50 to 60% रहता है। और अगर टोटल डेब्ट की बात करें जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के लोन्स भी शामिल कर लें तो वो जीडीपी का 80% तक हो जाता है। ये जो 60% 80% ये रेशियोज हैं, इनको बोलते हैं डेब्ट टू जीडीपी रेशियो। और ये किसी कंट्री की स्टेबिलिटी को नापने का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये ज्यादा मैटर नहीं करता कि डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कितना है, ये मैटर करता है कि डेब्ट टू जीडीपी रेशियो एक साल में कितना ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, कितना ज्यादा बढ़ रहा है या फिर कितना तेजी से घट रहा है। क्योंकि कंट्रीज के लिए लोन लेना और हमेशा लोन में बने रहना बहुत आम बात हो गई है, इसलिए इस टर्म की कोई बात ही नहीं करता है। जापान का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 250% से भी ज्यादा है, यूएसए का लगभग 110% है, तो फिर इंडिया का तो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो उनसे कम है। इसीलिए ये डेब्ट टू जीडीपी रेशियो ये डिसाइड नहीं कर सकता कि कोई कंट्री कितनी ज्यादा डेवलप्ड है। बात दुनिया में इस चीज की होती है कि हर साल एक कंट्री कितना ज्यादा लोन ले रही है और उस लोन से वो एक्चुअल में कर क्या रही है। एक गवर्नमेंट का जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें से अगर गवर्नमेंट के टोटल रेवेन्यू को घटा दें तो एक सरप्लस अमाउंट बचेगा। ये अमाउंट कंट्री को लोन से पूरा करना पड़ेगा और इस अमाउंट को बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट। इंडिया की बात करें तो इंडिया का जनरली फिस्कल डेफिसिट, उनका लोन अमाउंट हर साल का जीडीपी का 4 से 6% के बीच में रहता है। बट मेन सवाल यह है कि ज्यादा एक्सपेंडिचर करना ही क्यों है, वो भी हर साल कंटिन्यूअसली। कोई प्लान है ही नहीं। अगर आपका रेवेन्यू कॉन्स्टेंटली कम है और एक्सपेंडिचर हर साल ज्यादा है तो आप इस लोन को रीपे कैसे करेंगे। तो चलिए इसका भी आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट आखिर लोन लेके खर्चा करती क्यों है। लेट अस सपोज कि एक गवर्नमेंट है जिसकी टोटल अर्निंग इस साल की है 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स और उसका टोटल खर्चा इस साल होने वाला है 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? तो एक ऑप्शन है कि एक्सपेंडिचर को ही कट कर दिया जाए, नए प्रोजेक्ट्स में फंडिंग रोक दी जाए, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको थाम लिया जाए। ऐसा करने से मार्केट के अंदर कम पैसा जाएगा, ऐसा करने से उन्हीं की इकोनॉमी एक स्लो डाउन की तरफ चली जाएगी, जॉब्स कट होंगी, टोटल ओवरऑल प्रोडक्शन कंट्री का कम हो जाएगा, लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा तो डिमांड कम हो जाएगी। और एक कंट्री के सक्सेस के लिए डिमांड हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। ये हमने पहले अपने एक इन्फ्लेशन वाले वीडियो में समझा था, तो इस वीडियो के बाद आप जरूर देखिएगा। ओवरऑल बात यह है कि अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर देती है तो इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाता है। ऊपर से जनता अलग से दुखी होगी, उनको बेटर रोड्स, बेटर हॉस्पिटल्स, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा और वो प्रोटेस्ट करने आ जाएंगे। अब दूसरा तरीका क्या है कि एक्सपेंडिचर कम करने की बजाय अपनी इनकम बढ़ा दी जाए। इनकम कैसे बढ़ाई जाएगी? टैक्सेस बढ़ा के। जब टैक्सेस बढ़ेंगे तो भी लोगों के हाथ से पैसा छिन जाएगा, लोगों के हाथ में कम पैसा जाएगा, ओवरऑल मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होने से प्रोडक्शन कम हो जाएगा और इकोनॉमी फिर से स्लो डाउन में चली जाएगी। लोग ज्यादा
कमाने के लिए डिस्करेज होंगे, कंपनी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगी, ऊपर से टैक्स बढ़ाते ही लोगों का प्रोटेस्ट गवर्नमेंट को झेलना पड़ेगा। तो लाइफ में हर चीज की तरह यहाँ भी एक बैलेंस की जरूरत है, और जो बचा हुआ $1 ट्रिलियन है वो गवर्नमेंट उधार के फॉर्म में कहीं ना कहीं से लेके जरूर आएगी। लोन लेने का एक और रीजन है कंट्री का डेवलपमेंट। कंट्री को अगर नए एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने हैं, जैसे कि बुलेट ट्रेन लेके आनी है, वर्ल्ड क्लास हाईवेज बनाने हैं, वंदे भारत जैसी ट्रेन्स बनानी है, तो उनको पैसा चाहिए। एकदम से ऑल ऑफ द सडन आपकी इनकम इतनी नहीं बढ़ सकती है कि आप एक नया मकान ले लें, सही है ना। आपको अगर अपनी रेगुलर सैलरी में से मकान खड़ा करना है तो आपको होम लोन का या फिर लैंड लोन का एक सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कोई भी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर आपको रिकमेंड नहीं करेगा कि अपनी सैलरी में से हर महीने कुछ ना कुछ बचाते रहो और जब वो बच जाए तब उससे जाकर कैश में मकान लो, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, ये फिजिबल नहीं है। इसीलिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए जैसे हम एज एन इंडिविजुअल लोन लेते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट लोन लेती है। ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि उस लोन को लेकर आपने उस पैसे का जो यूटिलाइजेशन किया है, क्या वो लोन की इंटरेस्ट रेट से ज्यादा रिटर्न आपको दे रहा है। हम भी यही देखते हैं कि अगर हम मकान ले रहे हैं होम लोन लेकर, तो होम लोन की जो इंटरेस्ट रेट है सपोज 7 to 8% है, तो हमारा मकान है जो उसकी कीमत जो है वो हर साल 12-13% से बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। अगर नहीं बढ़ रही है तो हम एक लॉस में है, क्योंकि हम इंटरेस्ट ज्यादा दे रहे हैं और हमारा अर्निंग कम हो रहा है। वैसे ही गवर्नमेंट्स को भी देखना है, अगर गवर्नमेंट लोन लेकर ऐसे फालतू इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रही है जिससे उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं होने वाली है, तो वो लोन खराब लोन है। और अगर गवर्नमेंट वर्ल्ड क्लास हाईवेज बनाने के लिए लोन लेती है सपोज, और उन हाईवेज से उनकी इकोनॉमी 7-8% की ग्रोथ कर रही है, तो वो लोन फायदेमंद है। मैं ये स्टैटिस्टिक्स और परसेंटेजेस आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं। इन परसेंटेजेस को पकड़ के कमेंट्स में बहस मत करने लग जाना प्लीज। मुद्दे की बात आप समझिए कि कोई भी लोन लेने का पर्पस अगर अय्याशी करना है, लेविश इंफ्रास्ट्रक्चर अपने लिए डेवलप करना है, जैसे कई सारी कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स अपने पैलेस को फंड करने के लिए बाहर से लोन ले लेते हैं। कई सारी गवर्नमेंट्स जैसे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अपने लोन के इंटरेस्ट को पे करने के लिए सिर्फ लोन लिया, यानी कि उनका जो एग्जिस्टिंग लोन है उसका जो इंटरेस्ट है वो पे नहीं कर पा रहे, उसको पे करने के लिए उनको अलग से लोन लेना पड़ रहा है। हालांकि ये हर कंट्री करती है, इंडिया भी अपने इंटरेस्ट को लोन लेकर पूरा करती है, मगर वो एक कुछ परसेंटेज होता है टोटल लोन का। अगर आपका टोटल लोन ही इंटरेस्ट रीपेमेंट्स में चला जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आप एक डेब्ट ट्रैप में फंस चुके हैं। आपको हर साल ज्यादा लोन लेना पड़ेगा ताकि आप अपने लोन का इंटरेस्ट दे सकें, और उसके अगले साल आपको और ज्यादा लोन लेना पड़ेगा क्योंकि आपके पिछले लोन का भी इंटरेस्ट उसमें जुड़ जाएगा। तो जब कंट्री इस डेब्ट ट्रैप में फंस जाती है तब वो बैंक्रप्सी की तरफ जाती है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जब कंट्री ये कह देती है कि हम इस लोन का इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते। ये नहीं कहते कि इस लोन का रीपेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि लोन का रीपेमेंट तो आपसे कोई मांग ही नहीं रहा है, आपसे तो बस इंटरेस्ट मांगा जा रहा है। और जब आप उसका इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पाते हैं तो आपकी हालत होती है श्रीलंका जैसी, जो 2022 में हुई थी। 2022 में श्रीलंका ने कुछ बड़े लोन्स को डिफॉल्ट किया और कहा कि हम बैंकरप्ट हैं, हम इस लोन का इंटरेस्ट रीपेमेंट नहीं कर सकते। क्या डेब्ट अच्छा है या बुरा है, इसको हम वीडियो के लास्ट में डिटेल में और समझेंगे। अभी हम बात करते हैं एक और रीजन की जिसके लिए गवर्नमेंट्स लोन लेती हैं, जो कि है इमरजेंसी। कभी कभी गवर्नमेंट के पास कोई चॉइस नहीं होती और उन्हें मजबूरन लोन लेना पड़ता है, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए नहीं, कंट्री को क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल, जब कोविड आया तब सभी कंट्रीज ने लोन लिया, इंडिया ने भी लोन लिया। कोई वॉर छिड़ जाए, कोई फैमिन आ जाए, कोई सूखा पड़ जाए, कोई अकाल आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो कंट्री को लोन लेना पड़ता है। लोन लेने का चौथा रीजन, जैसा कि मैंने पहले बताया, पुराने लोन के इंटरेस्ट को रीपे करना हो सकता है, मगर ये डेंजरस होता है। और लोन लेने का पांचवा रीजन है ग्रोथ, अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अगर किसी कंट्री में स्लो डाउन है, इकोनॉमी स्लो है, डिमांड उतनी ज्यादा नहीं है, तो गवर्नमेंट लोन लेकर प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा भर भर के डालती है और लोगों के हाथ में पैसा भेजती है, ताकि लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो डिमांड जनरेट होगी। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो पिछले कुछ सालों में इंडिया के अंदर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एक साथ लॉन्च हो रहे हैं, जैसे कि नई नई रोड्स बन रही है, हाईवेज बन रहे हैं, रेलवे ट्रैक्स का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, कई सारे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, सोलर पावर प्लांट्स लग रहे हैं। तो इनसे हो क्या रहा है, इंडियन गवर्नमेंट पैसा मार्केट में डाल रही है, जिससे लोगों की डिमांड बढ़ रही है, लोगों की सैलरीज बढ़ रही है, लोगों को अब बेटर फैसिलिटी की आदत हो गई है। जो लोगों के पास में बाइक थी उनको अब कार खरीदनी है। इससे हुआ क्या, मार्केट में अच्छे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है, जिससे कंपनीज और प्रोडक्शन कर रही हैं और उस प्रोडक्शन से और जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। गवर्नमेंट के लोन लेने से अगर देश की तरक्की हो रही है तो वो लोन अच्छा है। तो चलिए यहां तक की बात समझ में आ गई कि कंट्रीज को क्यों लोन लेना पड़ता है। अब हम ये समझते हैं कि कंट्रीज को लोन देता कौन है। कंट्रीज के लिए पैसा उधार लाने के तीन बड़े सोर्सेज हैं। पहला, उनके खुद के सिटीजन्स, दूसरा फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस या फिर दूसरी कंट्रीज, और तीसरा उनकी खुद की सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। गवर्नमेंट्स अपने ही लोगों से पैसा उधार कैसे लेगी,
बॉन्ड्स इश्यू करके। बॉन्ड्स बेसिकली एक प्रॉमिस है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो आपसे उधार लिया हुआ पैसा आपको कभी ना कभी वापस कर देंगे और उस पर हर साल एक फिक्स्ड इंटरेस्ट भी देंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज है। बॉन्ड्स जनरली एक बहुत कॉमन, एक बहुत ट्रस्टेड सोर्स होता है इन्वेस्टमेंट का। गवर्नमेंट बॉन्ड्स को ना सिर्फ आम आदमी खरीदता है बल्कि म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, बैंक्स खरीदती हैं, इन्वेस्टर्स खरीदते हैं अपने पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने के लिए। और ये बॉन्ड्स जो है सिर्फ गवर्नमेंट इशू नहीं करती, प्राइवेट कंपनीज भी पैसा रेज करने के लिए बॉन्ड्स इशू करती हैं, जिस पर वो एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देती हैं। बॉन्ड्स कंपैरेटिवली स्टेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं, इनके अंदर मार्केट की तरह ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है, ये इक्विटी मार्केट की वॉलेटिलिटी से ज्यादा इंपैक्ट नहीं होते और एक फिक्स्ड इनकम या फिर एक फिक्स्ड रिटर्न आपको हर साल प्रोवाइड करते हैं। जनरली बॉन्ड्स को थोड़ा सेफर समझा जाता है और एक बॉन्ड में जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा उसका रिटर्न या फिर इंटरेस्ट रेट होती है। अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पैसा बाजार एक काफी कन्वीनियंट ऑप्शन। पैसा बाजार पर आपको 9% से 13.5% तक के रिटर्न्स देने वाले बॉन्ड्स मिलेंगे। ये बॉन्ड्स से भी रेगुलेटेड होते हैं और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इनकी रेटिंग भी करती हैं। यहाँ आपको AAA से लेकर BBB रेटिंग तक के बॉन्ड्स मिल जाते हैं, जिसको आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से चूज कर सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड्स में रिटर्न्स रिस्क के साथ वेरी करते हैं। बॉन्ड्स के रिटर्न्स FD के कंपैरिजन में थोड़ा हायर होते हैं और फिर भी ये कंपैरेटिवली सेफर इन्वेस्टमेंट माना जाता है अगर आप सही रिसर्च करके और सही रेटिंग वाला बॉन्ड चुने। पैसा बाजार का एक और एडवांटेज ये है कि आपको सारे बॉन्ड्स एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे जहां आप कंपेयर करके चूज कर सकते हैं। अगर आप फॉर्म 15G या 15H इनको सबमिट कर देते हैं तो इश्यूअर की तरफ से TDS भी ये डिडक्ट नहीं करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना होगा कि अपना KYC और पैन वेरिफिकेशन कंप्लीट करके रखें, जिससे आपका एक्सपीरियंस हैसल फ्री रहे। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दिया है, वहां जाकर आप पैसा बाजार पर बॉन्ड्स को एक्सप्लोर और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। किसी एक गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू किए हुए बॉन्ड्स उनके सिटीजन ही नहीं खरीदते, बाहर के लोग भी खरीदते हैं, जैसे कि फॉरेन बैंक्स खरीद लेती हैं, दूसरी गवर्नमेंट्स खरीद लेती हैं, दूसरी कंट्री के सिटीजन खरीद लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी इंडियन सिटीजन को US गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदने में इंटरेस्ट हो सकता है ताकि उनकी ज्यादा अर्निंग हो, उनका इन्वेस्टमेंट बेटर हो। ऑफ कोर्स ऐसा हर कंट्री के बॉन्ड्स के साथ नहीं होता। जिन कंट्रीज की रेपुटेशन है उन्हीं के बॉन्ड्स पे लोगों को ट्रस्ट होता है और उन्हीं के बॉन्ड्स ज्यादा बिकते भी हैं। आज की डेट में US ट्रेजरी बॉन्ड्स के सबसे बड़े होल्डर्स हैं जापान और चाइना, जिन्होंने $1 ट्रिलियन और $750 बिलियन के रेस्पेक्टिवली बॉन्ड्स खरीद रखे हैं। मगर उन कंट्रीज का क्या होता है जिनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है? वो दूसरी कंट्री से डायरेक्ट लोन्स मांगती हैं और उन्हें लोन दिया जाता है सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस के साथ। फॉर एग्जांपल श्रीलंका ने चाइना से हम्बनटोटा पोर्ट को बनाने के लिए लोन मांगा। जब वो उस लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाए तो चाइना ने हम्बनटोटा पोर्ट को टेक ओवर कर लिया। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए कंट्रीज वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाती हैं जो यही काम करते हैं। ये लोग लोन देते हैं कंट्रीज को रोड बनाने के लिए, डैम्स बनाने के लिए, पावर प्लांट्स बनाने के लिए, नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा करने के लिए, मेट्रो ट्रेन्स बनाने के लिए। ADB और वर्ल्ड बैंक जो लोन इशू करते हैं उनकी इंटरेस्ट रेट तो कम होती है, मगर उनके अंदर रेस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस काफी सारी होती है। ये तो हुई डेवलपमेंट की बात। मगर तब क्या होगा जब कंट्री ही इकोनॉमिक केओस में होगी, उसके अंदर इमरजेंसी की कंडीशन होगी, उनको पैसा चाहिए होगा अपना पेट भरने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 2022 में श्रीलंका और 2023 में पाकिस्तान की बैंक्रप्सी की कंडीशन हो गई थी। ऐसे में उनको कौन लोन देता है? ना तो उनके बॉन्ड्स कोई खरीदेगा, ना कोई कंट्री उनको उधार देगी। ऐसे में वो जाते हैं IMF के पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अनलाइक डेवलपमेंट बैंक्स, IMF किसी प्रोजेक्ट को फंड नहीं करती। ये कंट्रीज को इमरजेंसी में लोन देता है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए, उनको डाउनफॉल से बचाने के लिए। इन लोन्स की भी इंटरेस्ट रेट काफी कम होती है, मगर इनकी कंडीशंस बहुत हार्श होती हैं। IMF कंट्रीज को इंस्ट्रक्ट करता है अपनी स्पेंडिंग कम करने के लिए, टैक्सेस बढ़ाने के लिए, अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को घटाने के लिए और पब्लिक कंपनीज को प्राइवेटाइज करने के लिए। कई केसेस में ये बेनिफिशियल होता है, मगर ग्रीस, अर्जेंटीना और इंडोनेशिया क्लासिक एग्जांपल्स हैं जब उन्होंने IMF से लोन लिया और उन कंडीशंस के कारण उनकी इकोनॉमी की कंडीशन और खराब हो गई। अब कंट्रीज के पास में तीसरा और फाइनल मेजर होता है अपनी खुद की बैंक, सेंट्रल बैंक से बोरो करना। जैसे कि इंडिया के केस में इंडिया RBI से अगर पैसा उधार ले, होगा क्या? RBI नए नोट छापेगी, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदेगी और गवर्नमेंट के पास पैसा चला जाएगा। इसे कहते हैं डेप्ट मोनेटाइजेशन। मगर कंट्रीज ऐसा कभी करती नहीं है, क्योंकि इससे उनकी करेंसी की डीवैल्यूएशन होती है। ज्यादा नोट छापने से कभी गरीबी दूर नहीं होती है और ये क्लासिक एग्जाम्पल है जिम्बाब्वे, जिन्होंने भर भर के नोट छापे और रिजल्ट ये हुआ कि उनकी करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं बची। सड़क पर नोट बिखरे हुए तस्वीरें आपको दिख जाएंगी। तो हमने ये समझ लिया कि कंट्रीज लोन लेती क्यों है, हमने ये समझ लिया कि उनको लोन देता कौन है। अब इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं कि इज लोन अ बैड थिंग फॉर अ कंट्री। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, अनप्लैन्ड डेब्ट एक बहुत ही बुरी चीज है, मगर अगर डेब्ट को सही तरीके से प्लान किया जाए अपनी ग्रोथ के लिए,
पैसा उधार लेकर उसको सही इन्वेस्ट करके अपनी ग्रोथ को अपनी इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा कर लिया जाए तो वो आपकी तरक्की का साधन बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, आपकी सैलरी भी कोई उतनी ज़्यादा खास नहीं है, आपकी सेविंग्स बहुत कम होती है, मगर उसके ऊपर आप एक नई कार खरीदने के लिए लोन ले लेते हैं तो वो आपके लिए घातक हो सकता है। मगर अगर आपकी सैलरी ठीक ठाक है, आप एक अच्छे लैंड में या फिर एक ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो आपको फ्यूचर में रिटर्न्स देगा, फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़ेगी और उससे आपको ज़्यादा पैसे मिलने की उम्मीद है, तो वो लोन आप ले सकते हैं। उस लोन से आपको हो सकता है कि फ़ायदा हो। उसी तरह से एक कंट्री अगर बाहर से लोन लिए हुए पैसे से बैड इन्वेस्टमेंट चॉइसेस लेती है, अगर वो ढंग से उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च नहीं करती, अगर उस कंट्री के करप्शन से वो पैसा सारा का सारा डूब जाता है, तो वो लोन उनके लिए घातक है, क्योंकि उन्होंने लोन भी दिया, उनकी इकोनॉमी की रफ्तार भी नहीं बढ़ी, उनके पास अगले साल पैसा नहीं आएगा रेवेन्यू से, टैक्स कलेक्शन से, और उनको वो लोन का इंटरेस्ट देना भारी पड़ जाएगा। बट एक इंडिविजुअल के केस में उसको हमेशा अपना लिया हुआ लोन वापस करना ही पड़ता है अनटिल एंड अनलेस वो खुद को ही बैंकक्रप्ट घोषित कर दे या फिर लोन लेकर फरार हो जाए, जैसे कि नीरव मोदी। मगर कंट्रीज के केस में ऐसा नहीं होता, उनसे कोई उनको दिया हुआ लोन वापस नहीं मांगता। सब ये बात करते हैं कि आप टाइमली इंटरेस्ट रीपेमेंट बस करते रहिए और अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखिए, अपनी रेपुटेशन को कम मत होने दीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कंट्रीज आर इटर्नल। एक ह्यूमन बीइंग की तो एक लाइफ होती है, कंट्री की कोई लाइफ नहीं होती। उनको जो लोन दिया है वो वापस कभी ना कभी आ जाएगा, 100 साल बाद, 500 साल बाद, 1000 साल बाद। जो लोग किसी कंट्री को लोन देते हैं वो इस पर्पस के लिए लोन नहीं देते कि उनको अपना पैसा वापस लेना है, वो इस पर्पस के लिए लोन देते हैं कि उस कंट्री का डेवलपमेंट होगा। जब उस कंट्री का डेवलपमेंट होगा तो पूरे वर्ल्ड का डेवलपमेंट होगा, और इसी उद्देश्य के साथ में वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। इंडिया भी कई सारे फ्रेंडली नेशंस को छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स फंड करने के लिए लोन दे देती है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, जापान ने इंडिया को किसी प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया, इंडिया के पास में पैसा आया, अब वो उस पैसे को खर्च करेंगे, मगर जापान ने इस लोन के साथ में ये कंडीशन डाल दी कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस प्रोजेक्ट का सारा स्पेयर पार्ट, सारा कंपोनेंट आप हम ही से खरीदेंगे। तो होगा क्या, जापान जो लोन इंडिया को देगा, इंडिया उस पैसे को जापान के ही मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, इससे जापानीज कंपनीज का रेवेन्यू बढ़ेगा, उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, वहां जॉब्स क्रिएट होंगी। तो ये इनडायरेक्ट अप्रोच है अपनी ही इकोनॉमी को बेनिफिट करने के लिए, और मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है। जब भी एक कंट्री दूसरी कंट्री को लोन देती है तो वो ये एक्सपेक्ट करती है कि उस लोन का पैसा हमारी ही कंट्री में खर्च हो, और ये लोन लेने वाली कंट्री के लिए भी घातक नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ पे तो पैसा आ रहा है, वो उसको इन्वेस्ट कर रही है, उनके यहाँ भी ग्रोथ होगी। अब चाहे सामान एक बार के लिए जापान से आ जाए, मगर फ्यूचर में जब उसकी रिपेयर होगी, मेंटेनेंस होगी, फ्यूचर में उनके यहाँ भी उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी। इंडिया में ऐसे कई सारे क्लासिक एग्जांपल्स हैं। हमारे यहाँ पे ट्रेन के डीजल इंजन्स अमेरिका से आए थे, अमेरिका ने अपने लोकोमोटिव्स हमें भेजे और धीरे धीरे हमने उनकी टेक्नोलॉजी को मास्टर कर लिया। हमारे यहाँ पे कई सारे वेंडर्स डेवलप हुए जो उसके स्पेयर पार्ट्स बनाते थे, कई सारे कंपोनेंट्स इंडिया में बनने लगे। ऐसे ही कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट इंडिया ने फ्रांस से खरीदे हैं, धीरे धीरे उनके वेंडर्स इंडिया में डेवलप होंगे, इंडिया में ही वो बनने लगेंगे। सो दिस टाइप ऑफ लोन जो एक कंट्री दूसरी कंट्री को देती है, जनरली उसमें दोनों कंट्रीज का फायदा होता है। हर कंट्री लोन लेते समय ये ट्राई करती है कि उस लोन की जो इंटरेस्ट रेट है उससे ज्यादा रेट से हमारी इकोनॉमी ग्रो करे, हमारे रेवेन्यूज ग्रो करें, ताकि हमारे रेवेन्यू इंटरेस्ट से एक्सीड कर जाए। जब ऐसा नहीं होता तब कंट्रीज अपने ही लोन का इंटरेस्ट रीपे करने के लिए एक अलग से लोन लेती हैं, जैसे कि पाकिस्तान और श्रीलंका की हालत जब हुई थी, और यहीं से डेब्ट ट्रैप शुरू होता है। कंट्रीज इस डेब्ट ट्रैप में फंसकर कैसे बैंकरप्ट होती हैं, ये मैंने इस वीडियो में अच्छे से समझाया, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ को अच्छे से समझने के लिए आप मेरा ये इन्फ्लेशन वाला वीडियो देख सकते हैं, काफी अच्छा वीडियो है। डिस्क्रिप्शन में मैंने पैसा बाजार का लिंक दे दिया है, तो आप बॉन्ड्स में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जरूर चेकआउट कीजिए। मैं चलता हूं अगले वीडियो की तैयारी करने के लिए। सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।